अस्सलाम वालेकुम बच्चों। टुडे वी डिस्कस अबाउट लिविंग वर्ड इन स्पेस एंड लिविंग वर्ड इन टाइम। लिविंग वर्ड इन स्पेस कहता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इन स्पेस कैन बी स्टडी थ्रू बायोम्स। कहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को अर्थ पर डिवाइड किया गया, डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको हम किसकी मदद से पढ़ेंगे? विद दी हेल्प ऑफ बायोम्स। विद दी हेल्प ऑफ बायोम्स। ये बायोम्स क्या होते हैं ये देख लेते हैं। कहता है Biome is a large regional community primarily determined by climate। कहता है बायोम क्या होता है? एक लार्ज रीजनल कम्युनिटी होती है, एक ज़मीन का एरिया होता है, ठीक है, उस जो जिसको हम किसकी मदद से डिटरमिन करते हैं? विद द हेल्प ऑफ क्लाइमेट। It has been found that the major type of plant determine the other kinds of plant and animal। कहता है उस रीजनल एरिया में जो प्लांट्स पाए जाते हैं ना, वो क्या डिटरमिन करते हैं? दूसरे प्लांट्स की काइंड को और एनिमल्स को। मतलब कि ये डिटरमिन करेंगे कि उस बायोम में कौन सी स्पीशीज़ ऑफ प्लांट्स को रहना है और कौन सी स्पीशीज़ ऑफ एनिमल्स को रहना है। These biomes have therefore been named after the type of major plants and major features of the ecosystem। कहता है बायोम को फिर नाम भी इन्हीं बेसिस पे दिया जाता है कि उस बायोम का नाम क्या होगा। मतलब कि हमें ऊपर पता के बायोम को किसकी मदद से डिटरमिन करेंगे? विद द हेल्प ऑफ मेजर टाइप ऑफ प्लांट। तो फिर बायोम का नाम भी किस बेस पे रखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मेजर प्लांट्स एंड मेजर फीचर ऑफ द इकोसिस्टम। कहता है देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ टुंड्रा इन इकोसिस्टम। कौन कौन सी है? कहता है टुंड्रा बायोम पाया जाता है, श्रब लैंड है, रेन फॉरेस्ट है, ग्रास लैंड, डेजर्ट। तो इसी तरह टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड कानिफरस फॉरेस्ट। ये सब क्या है? ये सब बायोम्स है। इन सब को किस बेस पर रखा गया? ऑन द बेस ऑफ क्लाइमेट। Then we discuss about a living word in a time. Like sometime the time of origin of life on this planet, various organisms were evolved and dominated this planet during various period of geological time chart। कहता है इस लाइफ के डिफरेंट टाइम पीरियड्स पर डिफरेंट स्पीशीज़ इवॉल्व हुई हैं, ठीक है, और डिफरेंट टाइम में डिफरेंट स्पीशीज़ क्या रही हैं? डोमिनेट रही हैं, ठीक है। कहता है अब हमने इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक चार्ट के अंदर कैसे डिटरमिन, एक चार्ट बनाया हुआ है ये देखें हमने। तो इस चार्ट के अंदर हमने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है ये हम पढ़ते हैं। ये किस बेस पे किया? पहली बेस है ऑन द स्टडी ऑफ फॉसिल। ऑन द स्टडी ऑफ फॉसिल। फॉसिल किसे बोलते हैं? रिमेन्स ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म मार चुके हैं उनका जो रिमेनिंग मटीरियल होता है ना, उनको हमने स्टडी करके तो डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस टाइम चार्ट में रखा है। कहता दिस हैज़ बीन फाउंड बाय द एविडेंस obtained from the discovery and the study of fossils which allow biologists to place organism in time sequence। कहता है हमने ज़मीन से जो हमें फॉसिल्स मिले हैं उनको स्टडी किया और फिर उनको स्टडी करने के बाद डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक सेक्वेंस के साथ चार्ट के अंदर प्लेस कर दिया गया। उसके बाद कह रहा है कि एज जियोलॉजिकल टाइम पासिस एंड न्यू लेयर्स ऑफ सेडिमेंट्स आर लेड ऑन the older organism should be in deeper layer and provided the sequence of the layer has been distributed। कहते जो जो टाइम पीरियड गुजरता जा रहा है, जो जो टाइम पीरियड गुजरता जाता है तो ज़मीन के ऊपर एक नई लेयर बन जाती है। जैसे हमने सुना हुआ कि क़यामत वाले दिन एक एक कब्र से 70 लोग उठेंगे। वो कैसे उठेंगे? कि ये ऐसे ही है कि जब एक को दफना दिया जाता है तो कुछ टाइम पीरियड के बाद 50 साल बाद 100 साल बाद ज़मीन की एक नई लेयर बन जाती है और ऊपर दोबारा न्यू जो डेड बॉडी होती है उसको दफना दिया जाता है। इसी तरह लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पहले आज से मिलियन ईयर्स पहले मौजूद थे, वो ज़मीन के ऊपर दफन है, फिर उसके ऊपर एक ज़मीन की लेयर बन गई,
ठीक है। उसके बाद आने वाले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको दफनाया, फिर ज़मीन की लेयर बन गई, ठीक है। इस तरह लेयर्स बनती गई और ऑर्गेनिज्म उसमें दफन होते गए। कहते हैं इस तरह हम ज़मीन को स्टडी ज़मीन से फासिल को स्टडी करेंगे और डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को टाइम चार्ट में क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। कहते दूसरी, पहली तो स्टेज बेसिक स्टडी ऑफ फॉसिल, दूसरी बेच है डेट और एज ऑफ रॉक्स। कहते इन एडिशन इट इज़ पॉसिबल टू डेट और एज रॉक बाय कंपेयरिंग द अमाउंट ऑफ सर्टेन रेडियो एक्टिव आइसोटोप दैट दे कंटेन। कहता है रॉक्स के अंदर क्या होती है, होते हैं आइसोटोप्स। ये केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आप। आइसोटोप क्या होते हैं, आइसोटोप बोलते हैं कि डिफरेंट उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। कहते हैं उनकी क्या होती है, एज होती है, लाइफ होती है, ठीक है। मतलब कि वो एक टाइम पीरियड के साथ हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। मतलब कि अगर एक एलिमेंट की टाइम एज हाफ लाइफ 50 साल है, तो क्या मतलब है उसका कि 50 साल जब गुजर जाएंगे तो वो 100% से कितना परसेंट रह जाएगा, 50%। फिर अगले 50 साल गुजरेंगे तो फिर वो 50% से कितना रह जाएगा, 25%। और फिर 50 साल गुजरने के बाद वो 25 से उसका हाफ कर लें, इस तरह वो हाफ होता जाता है। इसे बोलते हैं हम हाफ लाइफ ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। कहता है इसलिए रॉक्स क्या होती है, एज होती है। हम इस एज को रेडियो एक्टिव आइसोटोप की एज को स्टडी करके भी डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कर सकते हैं, लाइफ टाइम चार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। द ओल्डर सेडिमेंट लेयर हैज़ लेस ऑफ द स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप दैन द यंगर लेयर। कहते जो पुरानी लेयर होती है ना ज़मीन की, उसमें आइसोटोप्स रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स क्या होते हैं, कम होते हैं, क्या होते हैं, लेस होते हैं। इसकी निस्बत जो नई लेयर बन गया, ये इसलिए है कि जो जो टाइम गुजरता जाता है उसकी हाफ लाइफ ख़त्म होती जाती है, तो वो 100%, 50%, 50 से 25, 25 से 13 पॉइंट समथिंग, 12 पॉइंट समथिंग, तो मतलब कि उसकी हाफ लाइफ क्या होती है, क्या ख़त्म हो रही है। तो इसलिए कह रहा है कि ओल्डर सेडिमेंट में जो स्पेसिफिक रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, किसकी निस्बत, यंगर लेयर की निस्बत। A comparison of the layer given an indication of the relative age of the fossil found in rock। कहता है इसलिए डिफरेंट दोनों लेयर को, जो यंगर लेयर है और जो ओल्डर लेयर है, उसको उनको कंपेयर करके हम डिफरेंट फॉसिल को लाइफ टाइम चार्ट में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। Therefore, the fossil found in the same layer must have been alive during the same geological पीरियड। कहता है अगर हमें एक से ज़्यादा फासिल एक ही लेयर में मिलते हैं, एक से ज़्यादा स्पीशीज़ के फासिल एक सेम लेयर में मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि वो स्पीशीज़ एक ही टाइम पीरियड में दोनों इकट्ठी रह रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अभी ह्यूमन की स्पीशीज़ है, उसके बाद डॉग्स है, कैट्स हैं, और भी बहुत सी स्पीशीज़ हैं। लेकिन जब आज से कोई हज़ारों साल बाद लोग हमारे फासिल को स्टडी करेंगे तो हम ज़मीन के अंदर हमारे ह्यूमन के फासिल भी मिलेंगे, उसके बाद काऊ के फासिल भी मिलेंगे, उसी तरह दूसरे जो परिंदे वगैरह हैं उनके फासिल भी मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि हम सब लोग एक ही टाइम पीरियड में इकट्ठे रह रहे थे। ये आगे टाइम चार्ट दिखाया हुआ है, इसको स्टडी कर लेते हैं। ये क्या कहता है, एराज एंड पीरियड। क्या कहता है, इसमें चार एराज हैं। कितने हैं, चार। पहला कौन सा है, कोइनोज़ोइक एरा। पहला कौन सा है, कोइनोज़ोइक एरा। उसके बाद मीज़ोज़ोइक एरा, तीसरा है प्लेयोज़ोइक एरा, और चौथा है प्रोटेरोज़ोइक एरा। ये चार एरा हैं। पूछा जाता है राइट द नेम्स ऑफ 4 एराज ऑफ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। तो पहला कौन सा है, प्रोटेरोज़ोइक एरा। ये कितने साल पहले था, 2000 मिलियंस ईयर्स अगो। उसके बाद दूसरा आ रहा है प्लेयोज़ोइक एरा, ये 270 से लेकर 600 मिलियन ईयर्स अगो तक का टाइम पीरियड है। उसके बाद है मीज़ोज़ोइक एरा। कहता है ये 135 मिलियन से 225 मिलियन ईयर्स अगो का टाइम पीरियड है। और अब जो चौथा है सीनोज़ोइक एरा, ये कौन सा है, 70 मिलियंस ईयर्स अगो का टाइम पीरियड है। अब ये क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, इसे देख लेते हैं। ये एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स है, ये देख लेते हैं। एवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स सबसे पहले कौन
अर्थ के ऊपर आया फंजाई एंड एलजी, ठीक है। सबसे पहले कौन आया? फंजाई एंड एलजी। उसके बाद एवेल्यूएशन हुई फंड की। ये देख लें कि फंजाई और एलजी कब आए? इन दी प्रोटेरोजोइक एरा में, ठीक है। उसके बाद एवेल्यूएशन हुई फंड्स की। फंड्स किस एरा में आ रहे हैं? प्लेओजोइक एरा, मतलब कि प्लेओजोइक एरा में 400 मिलियन ईयर अगो फंड्स की एवोल्यूशन हुई। फंड्स ज़मीन के ऊपर पैदा होना शुरू हुए, ठीक है। उसके बाद जिम्नोस्पर्म प्लेओजोइक एरा में आ रहा है। देन एवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स, ये किस एरा में आया? मीजोजोइक एरा में, ठीक है। ये 4 डिफरेंट प्लांट्स की टाइप्स को एक्सप्लेन किया गया कि ये किस किस एरा में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। इसी तरह अब एनिमल्स को देख लेते हैं कि एनिमल्स में सबसे पहले कौन है राइज हुआ। कहता है कि सबसे पहले ये जिसकी नोक सबसे नीचे होगी वो सबसे पहले वो उसकी एवोल्यूशन हुई थी। कहता है ये सबसे पहले कौन आए थे? फिशेस। ये देखें ना, फिशेस की सबसे नीचे लेयर आई हुई है इसको, इसलिए सबसे पहले कौन है एवोल्यूशन की, किसकी एवोल्यूशन हुई? एवोल्यूशन और फिशेस और इनवर्टिब्रेट्स की तकरीबन सेम ही है, ठीक है। एक ही टाइम पीरियड में दोनों की एवोल्यूशन हुई और वो कौन सा एरा था? प्लेज़ोइक एरा। उसके बाद कहता है एम्फीबियंस आए, फिर कौन आए? रेप्टाइल्स आए, फिर बर्ड्स। ये तीनों इनवर्टिब्रेट फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, ये एक ही टाइम पीरियड में वो कौन सा? प्लेज़ोइक एरा में। लेकिन ये बर्ड्स किस एरा में आ रहे हैं? मीजोजोइक एरा। इसी तरह मैमल्स है, मैमल भी किस एरा में एवोल्यूट हुए? प्लेज़ोइक एरा में, ठीक है। ये तो होगी के कब एवोल्यूशन हुई। अब ये इनकी कुछ ये लाइनें इनकी विड्थ ज़्यादा है और कुछ की कम है। डिफरेंट टाइम पीरियड में कभी विड्थ ज़्यादा हो जा रही है, कभी कम होती जा रही है, ठीक है। ये इसका क्या मकसद है? कहता है कि अगर विड्थ ज़्यादा है तो उसका मतलब है कि उस टाइम पीरियड में वो क्या कर रहे हैं? डोमिनेंट है, ठीक है। अब देखें कि एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स की सीनोजोइक एरा में विड्थ बहुत ज़्यादा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है। इसका मतलब है कि अभी सीनोजोइक एरा में ये एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स क्या कर रहे हैं? डोमिनेंट कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ किनकी पाई जा रही हैं? इन्हीं प्लांट्स की, एंजियोस्पर्म की। इसके बाद जिम्नोस्पर्म की विड्थ कम है, मतलब कि इनकी स्पीशीज़ कम है। उसके बाद फन की स्पीशीज़ जिम्नोस्पर्म से कम है और लास्ट में फंजाई एंड एलजी है, इनकी विड्थ सबसे कम है, मतलब कि इस टाइम ये सबसे कम अर्थ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसी तरह एनिमल्स में इधर सबसे ज़्यादा विड्थ है इनवर्टिब्रेट्स की और मैमल्स एंड बर्ड्स, ये तीनों क्या कर रहे हैं इस टाइम इस सीनोजोइक एरिया में क्या कर रहे हैं? एग्जिस्ट कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। और जो रेप्टाइल्स हैं इनकी देखें, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस की विड्थ देखें, ये सीनोजोइक एरिया में क्या है? लेस है। और इसी तरह अगर हम इसे रेप्टाइल्स को देखें तो ये मीजोजोइक एरिया में क्या कर रहे थे? डोमिनेट कर रहे थे, क्योंकि इधर इसकी विड्थ सबसे ज़्यादा है। और जिम्नोस्पर्म में कब डोमिनेट कर रहे थे? इन मीजोजोइक एरा। इसी तरह फिशेस किस एरा में डोमिनेंट थी? सबसे ज़्यादा थी इन दी प्लेइजोइक एरा में। मतलब कि ये डिफरेंट एमसीक्यू पूछ सकता है कि इस टाइम सीनोजोइक एरा में कौन डोमिनेट कर रहा है? प्लांट्स में कौन डोमिनेट कर रहा है और एनिमल्स में कौन डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। प्लेइजोइक एरा में कौन से प्लांट है एवोल्यूट हुए, ठीक है। मेसोजोइक एरा में कौन से फ्लावर्स एवोल्यूट हुए। और इसी तरह पूछ सकते हैं कि मेसोजोइक एरा में कौन से एनिमल्स एवेल्यूएट हुए, तो कौन से हुए? बर्ड्स। ये देखें ना, नोक इसके किस एरा में आ रही है? मेसोजोइक एरा में। मैमल्स की किस में आ रही है? प्लेज़ोइक एरा में। तो ये डिफरेंट ये जो टिप है ये किसको शो कर रही है? एवोल्यूशन टाइम पीरियड ऑफ दी डिफरेंट फाइलम। और ये जो विड्थ शो कर रही है ये डोमिनेंस को शो कर रही है कि अगर विड्थ जिस एरिया में विड्थ ज़्यादा उस एरिया में ये क्या कर रहे थे? डोमिनेट कर रहे थे। उसके बाद ये एक तस्वीर दिखाई गई है, इसमें भी चारों एरिया को एक्सप्लेन किया गया है, सीनोजोइक, मीसोजोइक, प्रोजोइक, प्रोटेरोजोइक। ये
स्पीशीज दिखाई गई हैं, ये पेरोजोइक एरा में फंजाई और एल्गी थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। उसके बाद पैराजोइक एरिया आ गया, उसमें कौन से आ गए, रेप्टाइल्स हो गए, एम्फीबियंस हो गए, ठीक है, ये डोमिनेट कर रहे थे। उसके बाद मेसोजोइक एरा में ये मेसोजोइक और सीनोजोइक एरा में कौन आ गया, मैमल्स आ गए हैं। इस सीनोजोइक एरा में कौन डोमिनेट कर रहे हैं, मैमल्स और डिफरेंट बर्ड्स वगैरह। रेफरेंस है, कहता कि ये बायोलॉजी फर्स्ट ईयर की बुक से लिया गया, पेज नंबर है 7 और 8। आज के लिए आपकी असाइनमेंट है डिफाइन बायोम, बायोम की आपने डेफिनेशन करनी है और डिफरेंट बायोम्स के नाम लिखने हैं। उसके बाद राइट द नेम ऑफ 4 एराज ऑफ जियोलॉजिकल टाइम चार्ट। जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के डिफरेंट एराज हैं, उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। ऑन विच बेसिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स और प्लेस इन जियोलॉजिकल टाइम चार्ट के, जियोलॉजिकल टाइम चार्ट को में डिफरेंट एनिमल्स को, डिफरेंट प्लांट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वो किस बेस पे किया गया। ये आपसे शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू।